चलिए तो अब हम डिस्कशन करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस। जैसे हमने आगे भी सीएनएस के लेक्चर्स लिए हैं, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ही फोकस करते हैं, तो ज़्यादा जो तवज्जो रखते हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर रखते हैं। अननेसेसरी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कशंस नहीं करते हैं, तो ये भी आपको समझना है। हमारे लेक्चर्स जब भी आप देखें तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि फिर आपको जो बुक रीड करना है तो कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है और किसको हटाना है। जो भी बीच में एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन या फिर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हम लोग बताते हैं इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो साइकेट्रिक इलनेस है, अगर मैं आपको ब्रीफ इटियोलॉजी उसका बताऊं या फिर उसका क्लासिफिकेशन बताऊं, तो वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लेकिन साइकोसिस एक वर्ड है और या फिर एक टर्मिनोलॉजी है जो मेनली लोग यूज़ करते हैं। और दूसरा है दैट इज़ न्यूरोसिस। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजी है। अब दोनों में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है कि पेशेंट को खुद से पता होना। तो न्यूरोसिस जब होता है पेशेंट को, तो पेशेंट को इंसाइट होती है, उसे पता है कि कुछ एबनॉर्मल चीज़ मेरे साथ हो रही है या मैं कर रहा हूँ। जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके बारे में आपने सुना होगा कि उसमें पेशेंट हर बार रिपीटेटिव चीज़ करता है। जैसे पेशेंट को हर बार लगता है कि शायद मैंने डोर को कुंडी नहीं लगाई है, तो हर बार कुंडी लगाने जाता है। थोड़े थोड़े टाइम पे, आधे घंटे पे उसको फील आती है, फिर से आधे घंटे पे फील आती है। हैंड वॉश करता रहता है, उसे लगता है कि मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, तो एवरी टाइम ही इज़ वॉशिंग हिज हैंड। ठीक है। फोबिया होना ये तो हमें पता ही है, लेकिन कुछ एबनॉर्मल लेवल का होना कि जिससे बॉडी थोड़ा डैमेज भी होती है। एंग्जाइटी होना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कुछ इवेंट हो जाना, ऐसी घटना हो जाना कि जिसकी वजह से जो पोस्ट ट्रॉमेटिक वो ट्रोमा रह जाता है और जो पेशेंट को बहुत इरिटेट करता है। फिर होता है बुलीमिया, जिसमें एक एबनॉर्मल चीज़ होती है कि पेशेंट को ऐसा होता है कि मैं खाऊं भी एक साथ बहुत खा लेता है, फिर ऐसा लगता है कि ये मुझे खाना जो मैंने खा लिया है वो मुझे निकालना है, तो वो दवाइयों का हेल्प लेता है और जैसे लेग्जेटिव का हेल्प लेता है या फिर वॉमिटिंग इंड्यूस करता है और वो खाना निकालता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें पेशेंट को पता है कि मैं कुछ एबनॉर्मल कर रहा हूँ या मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है। तो दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ इंसाइट। तो ये होता है न्यूरोसिस के अंदर। साइकोसिस में ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि यहाँ पे पेशेंट को इंसाइट नहीं होता है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वट एवर ही इज़ डूइंग इज़ एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी और नॉट, उसे पता ही नहीं चलता है। तो उसमें होता है एक सीजोफ्रीनिया। ठीक है, जो हम एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ साइकोसिस कहते हैं, कि जिसके अंदर पेशेंट का जैसे सिम्टम्स, हम लोग सीजोफ्रीनिया का बात करें तो पॉजिटिव सिम्टम्स होता है, जैसे डिल्यूजन हो गया, तो उसे बहुत फॉर्म बिलीव हो गया कि नहीं यही चीज़ है। आप कहेंगे कि ये रोप है, नहीं तो वो बोलेगा नहीं ये रोप नहीं है, ये सांप है। ठीक है। हेल्यूसिनेशन, कोई चीज़ नहीं है तो भी वो उसको दिखाई देगी, सुनाई देगी, वो यही कहेगा कि हाँ मेरे को ये सुनाई दे रहा है, मेरे को वो सुनाई दे रहा है, मेरे को ये दिखाई दे रहा है, एक्चुअली वो चीज़ ही नहीं होगी। तो ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं, या फिर एकदम ब्लंट हो जाएगा, कुछ चीज़ का इनिशिएटिव नहीं लेगा, आइसोलेट हो जाएगा, या फिर खुद अपने से कुछ बात करता रहेगा, तो ऑल दिस चीज़ हैं, उसे पता ही नहीं है कि क्या एबनॉर्मलिटी उसके साथ है, उसको पता ही नहीं चलता है। तो दैट इज़ एब्सेंस ऑफ इंसाइट, और जिसे साइकोसिस या फिर सिजोफ्रेनिया कहते हैं। अभी क्लासिकल सिजोफ्रेनिया के साथ कई बार अफेक्टिव डिसऑर्डर भी मिक्स होता है, जिसमें मेनिया, डिप्रेशन या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी चीज़ें भी उसके साथ हो सकती है। मेनिया जैसे हमने बात की थी कि एजिटेशन, सीवियर एजिटेशन होना, सीवियर चेंजेस ऑफ मूड होना। ठीक है। डिप्रेशन हमें पता ही है कि एक्सट्रीम एंड ऑफ मूड एक है कि जहाँ पे पेशेंट एकदम आइसोलेट होता है, उसका ड्राइव टोटल चला जाता है, खाना पीना बंद कर देता है, वॉट एवर मे बी द रीज़न ऑफ डिप्रेशन। एंड बाइपोलर में जैसे हमने बात की कि दो एक्सट्रीम एंड के ऊपर, दो पोल के ऊपर जो मूड्स के होते हैं वहाँ पे पेशेंट घूमता रहता है। तो ये सब जो है अफेक्टिव डिसऑर्डर है। ये मैंने आपको मोटा मोटा चीज़ बता दी है, डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम क्लिनिकल साइड नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि साइकोसिस ये है कि जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया का मेनली रोल होता है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ऐसी हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें दी जाती है। और कौन से बेसिस के ऊपर या फिर कौन सी पैथोजेनेसिस के ऊपर दी जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि बॉडी में, जैसे हमने बात की थी जब हम पार्किंसोनिज्म भी पढ़ रहे थे, तो बॉडी में जो डोपामिनर्जिक सिस्टम होती है और एक कोलिनर्जिक सिस्टम होती है, दोनों एक बैलेंस में होते हैं। जब भी डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है तो इट कैन लीड टू साइकोसिस, और जब भी डोपामिन का लेवल घट जाता है तो इट कैन लीड टू पार्किंसोनिज्म। ठीक है। तो डोपामिन का लेवल घटने पे पार्किंसनिज्म होता है, बढ़ने पे साइकोसिस या फिर सिजोफ्रेनिया जैसी चीज़ें होती हैं। तो उसके दूसरे एंड को भी हम कोलिनर्जिक ड्रग्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे डोपामिनर्जिक ओवर एक्टिविटी होती है, लिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन के अंदर होती है। इसमें मेनली तो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स का ही इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, लेकिन 5-HT और नॉरएपिनेफ्रिन का भी रोल पाया गया है। स्पेशली 5-HT का रोल पाया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। सिजोफ्रेनिया के सिम्टम जैसे हमने बात की थी कि पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, जैसे डिल्यूजन हो गया, फॉल्स बट फॉर्म बिलीफ, उसे लगता है कि यही है, भगवान मेरे साथ बात ही कर रहे हैं, ठीक है, ये सांप ही है, तो ये वायर नहीं है, ये सांप ही है, तो ये सब डिल्यूजन है, फॉल्स बट फर्म बिलीफ, ये लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। या फिर हेलुसिनेशन है कि आप यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, फॉल्स बिलीफ विदाउट एनी स्टिमुलस, कोई चीज़ नहीं है फिर भी उसको लगता है कि नहीं ये यही पड़ा हुआ है, मुझे ये सुनाई दे रहा है, एक्चुअली ये हो रहा है, तो ये हेलुसिनेशन है। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ये सब पॉजिटिव सिम्टम्स है। नेगेटिव सिम्टम्स की बात करें तो जैसे हमने बात की कि थोड़ा डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, स्पीच कम हो जाती है, थोड़ा आइसोलेट होने लगता है, इनिशिएटिव नहीं लेता है, तो ये भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। ये पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है। हो सके तो हमने इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड करने का ट्राई किया है, ये स्लाइड के ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत कंपेयर कॉन्ट्रास्ट आपको करना पड़ता है, तभी चीज़ें थोड़ी क्लियर होगी। चलिए एक 1 बाय 1 देखते हैं। तो अगर एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन देखें तो ये मेनली 2 क्लासेस में डिवाइड है। एक है टिपिकल एंटीसाइकोटिक, जिसे न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं, और एक है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। सो 2 प्रकार से हैं। टिपिकल यूजुअली ओल्डर जनरेशन की है, एटिपिकल नए जनरेशन की है, सिंपल फॉर्म में। टिपिकल एंटीसाइकोटिक किससे रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है? ये जो ब्लॉक करती है मेनली डोपामिनर्जिक D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। जैसे हमने बात की कि सिजोफ्रेनिया के अंदर डोपामिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो हम लोग ड्रग से ये डोपामिनर्जिक जो रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करते हैं। तो इसमें भी मेनली D2 रिसेप्टर्स का रोल है, तो D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, इससे एफिकेसी क्रिएट होती है। जबकि एटिपिकल है जिसमें डोपामिनर्जिक एक्टिविटी कम है लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी है 5-HT2। सो 5-HT2 रिसेप्टर्स के प्रति ब्लॉकेड है, और भी कुछ मैकेनिज्म है जिससे ये काम करते हैं। तो मेनली यहाँ पे D2 ब्लॉकेड से काम करते हैं, मेनली यहाँ पे 5-HT2A2C जैसे रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम होता है। बात करते हैं टिपिकल के बारे में। अब हम टिपिकल के ऊपर फोकस करते हैं। पहले तो कि टिपिकल के अंदर भी अलग अलग जनरेशन है। एक ओल्डर जनरेशन थी पहले, जिसे फिनोथायजिन्स कहा जाता है, बहुत क्लासिकल जनरेशन है। ओल्डर जनरेशन, जब ये कुछ अवेलेबल नहीं थी तब यही ड्रग यूज़ होती थी, जैसे क्लोरप्रोमेजिन हो गया, थायोरिडाजीन हो गया, ट्राईफ्लूपेराजीन हो गया, फ्लूफेनाजीन हो गया। सो एवरी ड्रग एंड्स विद जीन, ठीक है। तो जीन से एंड होने वाली ये जो ड्रग्स हैं ये ओल्डर फिनोथायजिन्स जनरेशन की ड्रग है। उसमें क्लोरप्रोमाजिन बहुत ही प्रोटोटाइप ड्रग है। फिर उसके बाद थायोजेंथीन्स बने, जिसमें फ्लूपेंथिक्जोल और ट्रायोथिक्सिन जैसी ड्रग बनी। यहाँ पे आप फ्लूपेंथिक्जोल याद रखते हैं, हर एक में से आप एक दो ड्रग याद रखें, दैट इज़ इनफ। फिर ब्यूट्रोफिनॉल्स बने, अच्छी पोटेंसी वाली ड्रग्स बनी, जिसमें हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, पेनफ्लूपेरिडोल जो डॉल्स हैंड होती है वो दवाइयाँ आई मार्केट में। और उसके बाद कुछ मिसेलेनियस दवाएं आई, जिसमें पाइमोजाइड, लॉक्सापाइन जैसी कुछ दवाइयाँ आई हैं। और ये ग्रुप के बारे में दैट इज़ फिनोथायजिन, और ये ग्रुप के बारे में ब्यूटोरफेनॉल्स ग्रुप के बारे में आप याद रखें। इसमें से 2-3 ड्रग याद रखना और उसके बारे में याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों, हम लोग देखेंगे। ये जो फिनोथायजिन्स है, जैसे हमने बात की थी कि ये जो है ओल्डर जनरेशन है, उसकी एज एन एंटी साइकोटिक पोटेंसी कम थी, और फिर हाई पोटेंसी वाली ड्रग बनाई गई जो ब्यूटोरफेनॉल्स बनाए गए। तो जैसे जनरेशन बढ़ी वैसे वैसे पोटेंसी बढ़ी। तो एक तो पता चल गया कि ये लो पोटेंसी है, ये हाई पोटेंसी है। दूसरा डिफरेंस है क्यों इसकी लो पोटेंसी थी। सिंपल चीज़, क्योंकि इसमें जो D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी थी, D2 ब्लॉकिंग जो होती थी वो कंपैरेटिवली कम होता था। इसमें D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, वेरी गुड D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी। जितनी D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी अच्छी होगी उतने अच्छे से पॉजिटिव सिम्टम्स कंट्रोल होंगे। तो इसी वजह से इसका एफिकेसी कम था, सॉरी इसका पोटेंसी कम था और इसका पोटेंसी थोड़ा ज़्यादा था। इसका D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी कम था, लेकिन और भी रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करता था, जैसे अल्फ़ा रिसेप्टर्स ब्लॉक हो करते थे। अभी अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉक होने से क्या होता है, जैसे हम लोग मोटा मोटा याद करें तो ब्लड प्रेशर कम होता है, उसके साथ उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ता है, एरिथमिया होने का चांसेस रहता है, फेलियर ऑफ इजैक्यूलेशन होता है। तो वो सब चीज़ें एज अ साइड इफ़ेक्ट्स इसमें नोट की गई थी।
इसमें बहुत ज़्यादा एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी थी। मस्करिनिक ब्लॉकर होने की वजह से एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, जैसे ब्लरिंग ऑफ विजन, ड्राई माउथ, यूरिन रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन। तो वो सब एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी भी यहाँ पे देखने को मिलती थी। ये ड्रग्स एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, वो बहुत ही सीडेटिव एक्शंस है, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही है, उससे सीडेशन भी बहुत होता था। और लेकिन इससे कम एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स के बारे में हम लोग थोड़ी देर में ही देखेंगे। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स इससे कम होती थी। ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स जुड़ी हुई हैं D2 ब्लॉकिंग से। जितना ज़्यादा D2 ब्लॉकिंग होगा उतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स होगी। यहाँ पे ये जो हाई पोटेंसी वाली ड्रग है D2 ब्लॉकिंग ज़्यादा करती है, तो इसीलिए इससे एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स या फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इससे कम होती है तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स कम होती है, लेकिन और रिसेप्टर ब्लॉकिंग वाली साइड इफेक्ट्स इससे होती है। जबकि यहाँ पे कोई अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी नहीं है, ज़्यादा एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी नहीं है, सीडेटिव भी कंपैरेटिवली कम है, लेकिन यहाँ पे D2 ब्लॉकिंग की वजह से दो चीज़ होती है। एक तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स होते हैं और एक प्रोलेक्टिन का रिलीज भी बढ़ता है। दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स भी क्या है और प्रोलेक्टिन बढ़ने से भी क्या होता है। चलिए बात कर ही लेते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स मीन्स कि D2 रिसेप्टर्स मीन्स कि डोपामिन जो रिसेप्टर्स हैं उनको अगर आप ब्लॉक कर दे बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा कि डोपामिन मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको ब्लॉक करने से फिर मूवमेंट एबनॉर्मलिटीज़ होने लगेगी, धीरे धीरे मूवमेंट एबनॉर्मलिटीज़ होने लगेगी और धीरे धीरे उस स्टेज पे पेशेंट पहुंच जाएगा कि मूवमेंट कम होती चली जाएगी। तो एबनॉर्मल मूवमेंट से कम मूवमेंट के बीच में कोई भी चीज़ हो सकती है, जिसको कलेक्टिवली कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई कि मूवमेंट ऑबनॉर्मलिटी टू द रिड्यूस मूवमेंट, ये चीज़ें हो सकती है जितना ज़्यादा आप D2 ब्लॉकेज करोगे उससे। फिजियोलॉजिकल ही है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि D2 रिसेप्टर्स मीन्स कि जो डोपामिन है वो जुड़ा होता है प्रोलैक्टिन, उसका एक इनहिबिटरी कंट्रोल होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के ऊपर। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो डोपामिन के इनहिबिटरी कंट्रोल के ऊपर होता है। तो जब D2 हम लोग रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, जब भी D2 रिसेप्टर्स को हम लोग ब्लॉक कर देंगे तो प्रोलैक्टिन का एक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाएगा, तो कंडीशन होगी हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। अब हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होने से एक शूडो प्रेगनेंसी जैसा स्टेट क्रिएट होता है। प्रोलैक्टिन बढ़ जाने से क्या होता है कि बॉडी में वेट गेन होता है, ईडिमा होता है, भूख भी ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से पेट वेट फूल जाता है, बॉडी फूल जाती है। साथ में प्रोलैक्टिन क्या करता है कि FSH LH हार्मोन के ऊपर भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट है, तो उसकी वजह से एनोव्यूलेशन होता है, एमेनोरिया होता है। तो एक शूडो प्रेगनेंसी जैसा स्टेट कि एमेनोरिया होना, इनफर्टिलिटी होना, वेट गेन होना, ये सब चीज़ें एक शूडो प्रेगनेंसी जैसा स्टेट क्रिएट करती है। तो ये सब सिम्टम्स हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के, वो जुड़े होते हैं D2 ब्लॉकेज के साथ। तो D2 ब्लॉकेज के साथ दो मेजर चैलेंजेस जुड़े हुए होते हैं, एक मोमेंट एबनॉर्मलिटीज जिसे हम लोग एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कहते हैं, और दूसरा हाई प्रोलैक्टिन लेवल जिसे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया भी कहते हैं। ये चीज़ें फॉर्चुनेटली ये जो लो पोटेंसी वाली ड्रग्स थी उसके साथ नहीं जुड़ी होती है, लेकिन हाई पोटेंसी बढ़ाई तो उसके साथ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो गए। इसी की वजह से फिर अब हमको एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के ऊपर जाना पड़ा या फिर नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर जाना पड़ा, कि जिससे हम लोग ये जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स हैं उसको भी हम लोग एलिमिनेट कर पाएँ। तो ये जो एटिपिकल है वहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होती है या फिर ना के बराबर कुछ ड्रग्स से होती है, क्योंकि वो अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं। D2 के साथ पता चल गया कि D2 के साथ अगर ब्लॉकिंग करेंगे तो ये दिक्कत होती है, इसलिए अब दूसरे रिसेप्टर्स का रोल आइडेंटिफाई किया जो है सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर। सो 5HT2A 2C रिसेप्टर्स का रोल आइडेंटिफिकेशन करके स्पेशली नेगेटिव सिम्टम्स को अच्छे से कंट्रोल किया गया, पॉजिटिव को भी कंट्रोल किया गया सिजोफ्रेनिया के, और वो भी ध्यान रखा गया कि ये जो एक्स्ट्रा पिरामिडल एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो ना हो। तो होपफुली काफ़ी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब इसके बारे में। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या है, जैसे हमने बात की थी कि एक एबनॉर्मल मूवमेंट टू लो मूवमेंट कुछ भी हो सकता है। तो एक टाइप है, सबसे पहला है दैट इज एक्यूट डिस्टोनिया। डिस्टोनिया का मतलब है कि एबनॉर्मल मसल स्पाज्म हो जाना।
तो ये कुछ ही घंटों में होता है, ठीक है। ये ड्रग्स लेने से ऐसी जो D2 ब्लॉकिंग वाली ड्रग है, जैसे मान लीजिए हेलोपेरिडोल, जो अच्छे से D2 ब्लॉकिंग करते हैं, अच्छी पोटेंसी वाली है, जैसे हमने बात की थी हाई पोटेंसी वाली ड्रग, तो उनसे होता है ये एक्यूट डिस्टोनिया। तो क्या होता है, स्पाजम ऑफ टंग हो गया, या फिर नेक, या फिर फेस मसल, या फिर बैक मसल हो गया। तो आप इमेजिन कीजिए, जब एक पेशेंट है ड्रग लेता है और तुरंत से उसकी टंग बाहर निकल जाती है, या फिर आईलिड उसकी उसकी वाइड ओपन हो जाती है, उसका नेक होता है वो स्पाजम हो जाता है, ठीक है। तो सडनली एक एबनॉर्मल और बहुत ही एंग्जियस सिचुएशन हो जाती है, स्पेशली सभी उसके जो रिलेटिव के लिए। तो कई बार ये लोग इसको काफ़ी सारी चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं, एक अंधश्रद्धा भी आ जाती है, या फिर उन्हें ऐसा भी लगता है कि ये कुछ अलग ही चीज़ हो गई है, भूत की बाधा हो गई है, कुछ ऐसा लगता है। क्योंकि आप सोचिए कि दवा लिया और तुरंत ही पेशेंट की टंग बाहर निकल गई, नेक ऐसा घूम गया स्पाज़म की वजह से, तो डर जाते हैं सब लोग। तो इसे इसलिए कई बार कहते हैं कि माँ काली सिंड्रोम, ऐसा भी नाम दिया जाता था, या फिर भूत बाधा आ गई, ऐसा भी कहा जाता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा दिस इज जस्ट एन एक्यूट डिस्टोनिया। और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए ये है कि आप हिस्ट्री पूछिए। अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री पूछी है, और अगर आपको पता चल गया कि पेशेंट ने जो ड्रग ली थी वो D2 रिसेप्टर ब्लॉक करती है, तो दैट इज सिंपल केस ऑफ एक्यूट डिस्टोनिया। उस केस में कुछ नहीं करना है, D2 रिसेप्टर ब्लॉकेज है, डोपामिनर्जिक एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, तो उसको बैलेंस करके हम लोग करने के लिए हम लोग कोलिनर्जिक एक्टिविटी को भी कम कर देंगे, तो सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे, तो उससे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। अगर एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी अच्छी हो, वैसी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स भी दी जाए, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स भी दी जाए, तो भी ये चीज़ क्योर हो जाएगी। दूसरी चीज़ होती है पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म के भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं ऐसी D2 ब्लॉकिंग ड्रग के, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद होते हैं, जैसे 5 दिन से 30 दिन के अंदर होते हैं, जिसमें ट्रेमर होना, शफलिंग गेट होना, ड्रूलिंग, आगे का पोस्चर, छोटे छोटे स्टेप्स लेना, इंस्टेबिलिटी होना, रिजिडिटी होना मसल की, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती हैं, इन शॉर्ट मूवमेंट कम होने लगती है। थर्ड थिंग होती है दैट इज़ एकिथेसिया। एकिथेसिया का मतलब है कि हाइपर एक्टिव मूवमेंट होना, पेशेंट ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करेगा, यहाँ से वहाँ दौड़ता रहेगा, रेस्टलेस हो जाएगा, लेकिन एंग्जाइटी नहीं होगी पेशेंट को, एंग्जाइटी के बिना वैसे वैसे दौड़ता रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि पेशेंट तो हंस रहा है और वहाँ से यहाँ घूम रहा है। हमने काफ़ी पेशेंट देखे हैं साइकेट्रिक वार्ड के अंदर के जो बेड के ऊपर कूदते रहते हैं, अगर आप उसके सामने देखेंगे तो वो एंग्जियस नहीं है, वो तो हंसता रहता है, ठीक है। तो वो दैट इज़ एकिथेसिया, क्लिनिकल पिक्चर है। 5 से 60 दिनों के अंदर ऐसी D2 ब्लॉकिंग ड्रग लेने से होता है। रिपीटेटिव मोशन उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, स्पेशली ऐसी रेस्टलेसनेस होती है। इसमें आप अगेन सेंटर कोलिनर्जिक का यूज़ कर सकते हैं, और साथ में थोड़ी कामिंग ड्रग प्रोप्रेनोलॉल बीटा ब्लॉकर का भी यूज़ कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर का जो CNS पेनिट्रेबिलिटी है बहुत अच्छा है, लिपिड सॉल्यूबल है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है और वहाँ जाके पेशेंट को काम डाउन करती है, जिससे उसकी अगर एंग्जाइटी भी है उससे भी जुड़ा हुआ चीज़ है तो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरी भी जगह पे यूज़ होती है, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। अगर किसी भी पेशेंट को परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, ठीक है, तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कम करने के लिए भी प्रोप्रानोल अच्छे से यूज़ होता है। चौथी चीज़ होती है टार्डिव डिस्काइनेसिया, जिसमें क्या होता है कि डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगता है, जिसमें मंथ टू ईयर्स हो जाते हैं, जिसमें काफ़ी टाइम से आपने D2 रिसेप्टर ब्लॉक किए होते हैं, तो जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं अब सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं, जिससे थोड़ा भी डोपामिन मिलता है तो एग्जाजरेटेड मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि एबनॉर्मल कोरियोफॉर्म मूवमेंट होती है, एबनॉर्मल मूवमेंट होती है, जैसे लिप स्मैकिंग करता रहेगा, या फिर वर्म लाइक टंग मूवमेंट करता रहेगा, या फिर फ्लाई को कैच करता रहेगा। तो ऐसी एग्जाजरेटेड मूवमेंट कई बार होती है, तो ऐसी एबनॉर्मल मूवमेंट को टार्डिव डिस्काइनेसिया कहते हैं। और अभी इसको ट्रीट करने के लिए आप सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक नहीं दे सकते, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ही अलग है। तो उसके लिए स्पेसिफिक वालबेनाजिन करके ड्रग अप्रूव की गई है FDA के द्वारा, जो टार्डिव डिस्काइनेसिया में यूज़ होती है। ये कई बार आपको MCQ में पूछ सकते हैं। और जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है, जिसे कहते हैं मैलिग्नेंट न्यूरोलप सिंड्रोम, ये एक इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, कई बार ऐसे केसेस में होते हैं, लॉन्ग टर्म D2 ब्लॉकेज की वजह से होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक्सट्रीम रिजिडिटी ऑफ अ बॉडी होती है, बॉडी के मसल्स काफ़ी रिजिड स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाता है, और जिससे ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, फिर ब्लड कार्डियक उसके ऊपर भी इफेक्ट आने लगता है, मेंटल स्टेटस भी ऑल्टर्ड होता है, और इससे इवेंचुअली मसल डैमेज होता, किडनी डैमेज होना, तो साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है ऑर्गन डैमेज का, तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए फिर आपको मसल रिलैक्सेंट देना पड़ेगा इन अ फॉर्म ऑफ IV डेंट्रोलिन,
या फिर ब्रोमोक्रिप्टिन भी दे सकते हैं। सो ये एक थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन आप कह सकते हैं जिसको कंट्रोल करना आवश्यक है। तो माइल्ड टू सीवियर एक्स्ट्रा पिरामिडल ये सब सिम्टम्स हैं, इस सबको कंबाइंड में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कहा जाता है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज ऑफ आपने D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया है। D2 रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से एफिकेसी तो बढ़ती है, लेकिन उसके सामने एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं। और साथ साथ दूसरी चीज़ D2 रिसेप्टर ब्लॉकेट से क्या होती है, याद कीजिए कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज प्रोलैक्टिन। सो प्रोलैक्टिन का लेवल भी बढ़ता है। चलिए, जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स हैं उसमें से कौन कौन से आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, थोड़े बहुत आप याद रखें। स्पेशली एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के, जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन से जुड़े एमसीक्यू है वो आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में से। सो पहली ड्रग है दैट इज़ थायोरिडाजिन, जो हमने बात की थी। थायोरिडाजिन बहुत पुरानी ओल्डर जनरेशन वाली है, कम पोटेंसी है, उसमें और भी सिम्टम्स होते हैं या फिर रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं। अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पे इनहिबिशन ऑफ इजैक्यूलेशन होना, अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से ही टकीकार्डिया होना, इवेंचुअली एरिथमिया होना, और साथ में एक लॉन्ग टर्म रेटाइनल डैमेज भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे लॉन्ग टर्म नहीं यूज़ करते या फिर कम यूज़ किया जाता है। फिर पैनफ्लूरिडॉल जो नई ड्रग थी, जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ये कई बार आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटीसाइकोटिक क्या है, आप पैन से याद रखिए, पैन लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है, तो पैनफ्लूरिडॉल आपको याद रह जाएगा। और नई अगेन जनरेशन में पाइमोजाइड ड्रग आई है, जिससे क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, आप एरिथमिया के ऊपर ध्यान रखिए, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट है फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स में से जो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के ऊपर। ठीक है, जैसे हमने टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स पूरा किया, अब एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी हमने दिखा है कि टिपिकल जो थे D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, एटिपिकल मेनली ब्लॉक करते हैं 5-HT2। हमेशा याद रखिए 5-HT2 रिसेप्टर का रोल भी साइकोसिस में इन्वॉल्व होता है, स्पेशली नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के साथ उसको ब्लॉक किया जाता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक से। साथ में और भी रिसेप्टर्स को कई ड्रग्स ब्लॉक करते हैं, लेकिन उतना सिग्निफिकेंटली नहीं करते हैं। D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी इसकी नहीं होती है, लगभग ना के बराबर होती है। कुछ कुछ ड्रग की होंगी तो हम लोग डिस्कशंस करेंगे, लेकिन ओवरऑल D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, और इसी की वजह से यहाँ से एक्स्ट्रा पिरामिडल होने के खतरे बहुत कम है, ना के बराबर है। इस ड्रग से एटिपिकल एंटीसाइकोटिक इज लेस लाइकली टू कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस नहीं होते हैं। तो हमारा जो मेन एम था कि पेशेंट का एफिकेसी या फिर पोटेंट ड्रग उसको मिले, उसके सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स कंट्रोल हो, डिसीज़ कंट्रोल हो, तो वो भी होता है। और साथ में जो एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स थे, हार्मोनल एडवर्स ड्रग रिएक्शन थे हाइपरप्रोलेक्टेमिया के, वो भी कंट्रोल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो चैलेंज जुड़ा हुआ होता है वो है मेटाबॉलिक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो जो मेटाबॉलिक जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अब ये काफ़ी पिक्चर्स में आए हैं और काफ़ी रिपोर्ट्स हुए हैं। जैसे वेट गेन होना, लिपिड का लेवल बढ़ना, डायबिटीज़ होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, तो उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फिर एक्स सिंड्रोम या मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स काफ़ी से रिपोर्ट हुई हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर। कुछ ड्रग्स नई बनाई गई है जिसमें ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं है, जैसे जिप्रासिडोन और एरिपिप्राजोल। ठीक है, तो ये ड्रग्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये अच्छी है, नई ड्रग्स हैं जिसमें ये भी चीज़ें निकल गई है। पहले एटिपिकल ड्रग की बात करेंगे, जो प्रोटोटाइप ड्रग है एटिपिकल में सबसे पहले बनी थी पुरानी ड्रग, वो थी क्लोजापिन। ठीक है, अभी हम लोग एटिपिकल में आ गए हैं। एटिपिकल में अब एक एक ड्रग के बारे में बात करेंगे, जिसका जो इंपॉर्टेंट फीचर होगा वही बात करेंगे, जो पूछते हैं उनमें से क्वेश्चन उसके बारे में ही बात करेंगे। तो क्लोजापिन एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ऑब्वियसली 5-HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करती है। D2 रिसेप्टर एक्टिविटी इतनी ब्लॉकिंग एक्टिविटी है नहीं, लेकिन D4 को ब्लॉक करती है, तो उससे एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसमें अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी है और एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी भी है। ठीक है, तो इसीलिए क्लोजापिन कम यूज़ होता है कंपैरेटिवली, लेकिन इसकी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, उसके लिए ये फेमस है, हमें जानना ज़रूरी है क्यों ये कम होता है। इससे पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स बहुत अच्छी तरह से कम होता है। इवन सुसाइड
के जो इंडिकेशंस हैं एज ए एंटी सुसाइड मेडिकेशंस, ये ड्रग एफडीए द्वारा पहली अप्रूव की गई थी, जिसको सुसाइडल थॉट्स बहुत आते थे। लेकिन जो मेन चैलेंजेस इसके साथ जुड़े हुए हैं वो है उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। इसके जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो है बहुत ही स्पेसिफिक हैं, बहुत ही क्लासिकल है, और ये आप कई बार आपको एग्जाम्स में पूछते हैं, कई बार। सबसे पहला जो चीज़ है वो है सीजर प्रोफाइल। इससे जो एपिलेप्सी वाले केसेस हैं उनमें क्लोज़ापिन ना दे, उससे सीजर थ्रेशोल्ड कम होता है। कई बार जिसको एपिलेप्सी ना भी हो उसको भी सीजर आने का खतरा रहता है, इससे काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसलिए एक जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गई वो है क्लासिकल सीजर्स। दूसरी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो है एग्रेन्युलोसाइटोसिस। ब्लड काउंट के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी आपको ऐसी मेडिकेशंस मिलेंगी जिसको देने के बाद आपको ब्लड काउंट पे ध्यान रखना ज़रूरी है। न्यूट्रोपेनिया में पेशेंट जा सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शंस लग सकते हैं। ऐसी एक मुझे दूसरी मेडिकेशन याद आ रही है, दैट इज़ लिनेसोलिड। आप उसका लिस्ट बना के याद रख सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो इससे भी एग्रेन्युलोसाइटोसिस होता है, क्लोज़ापिन से बहुत ही क्लासिकल है। तो ऑलवेज ऐसी ड्रग्स जब चलती है तो हर 7-10 दिन के बाद ब्लड काउंट के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। काफ़ी सारे केसेस इससे मायोकार्डाइटिस के साथ भी जुड़े हुए थे। सीडेटिव, एक्सट्रीम सीडेटिव मेडिकेशन है, ऑब्वियसली एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है, सीडेशन होगा ही उससे। लेकिन एक पैराडॉक्सिकल चीज़ होती है, ये कई बार हमें एग्जाम में पूछते हैं कि वैसे तो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स होती है, तब ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, लेकिन इससे सलाइवेशन होता है, ज़्यादा सलाइवेशन होने लगता है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होता है। तो ये एक पैराडॉक्सिकल चीज़ है, क्यों जुड़ी हुई होती है, अलग अलग थियरी है, लेकिन ये जुड़ा हुआ होता है, हमें याद रखना है। और कुछ केसेस ऑफ पैरालिटिक इलियस भी हमें देखे गए हैं। तो सीजर्स, आप मेन जो चीज़ यहाँ पे याद रखें, एक तो सीजर्स याद रखें, एग्रेनुलोसाइटोसिस याद रखें, एक्सट्रीम सीडेशन एंड एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स एंड कॉन्ट्रास्ट साइलोरिया, इतनी चीज़ें याद रखें। ये आपको एमसीक्यू में कई बार पूछेंगे या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, वाइवा, सभी जगह पे पूछ सकते हैं। दैट वाज क्लोज़ापिन। दूसरी ड्रग की बात करते हैं जिसका नाम है रिस्पेरिडॉन। ये ड्रग के बारे में आप याद रखें, इसका नाम है रिस्पेरिडॉन। ये भी बहुत यूनिक ड्रग है। यूनिक ड्रग क्यों है? क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, उसमें जनरली D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी कम है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन इसकी अच्छी खासी D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी है। 5HT2 को तो ब्लॉक करता ही है, साथ में D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी है। इसीलिए दिस इज़ वन ऑफ द ड्रग ऑफ एटिपिकल जिससे एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स हो सकती है अगर हायर डोज पे दी जाए तो, साथ में हार्मोनल एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया। तो एटिपिकल में से एक्स्ट्रा पिरामिडल और हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया रिस्पेरिडॉन ड्रग से हो सकती है हायर डोज पे। इसीलिए उसमें से एक मेटाबोलाइट बनाया गया जिसका नाम है, वो भी एक ड्रग के तौर पे अप्रूव किया गया, जिसका नाम है पेलिपेरिडॉन, जिससे ये जो रिस्क है मेटाबॉलिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन का जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में होता था, ये इससे कंपैरेटिवली कम होता है और ये भी कम होता है। ठीक है, सो उसमें से एक मेटाबोलाइट, एक्टिव मेटाबोलाइट बनाया गया पेलिपेरिडॉन। ये भी एक ड्रग के फॉर्म में अवेलेबल है। तीसरी ड्रग है बहुत ही फेमस ड्रग, कई बार यूज़ की जाती है, काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी ये ड्रग एज मेन ड्रग यूज़ की जाती है सीजोफ्रेनिया के अंदर, और उसका नाम है ओलैंजापिन। अच्छी मेडिकेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें जो जुड़ा हुआ है वो है अगेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, वेट गेन होना, स्ट्रोक से डेथ होना, मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स होना, ये सब चीज़ें जुड़ी गई है। और तो ये एक नेगेटिव चीज़ है इसके साथ जुड़ी हुई। पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा जो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं जैसे मेनिया हो गए या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर हो गए, इसमें भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं। नई मेडिकेशन अब आई है जिसका नाम है जिप्रासिडॉन। जिप्रासिडॉन में ये सब मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कई केसेस क्यूटी प्रोलोंगेशंस की रिपोर्ट किए गए हैं एज अ फार्माकोविजिलेंस पीवीपीआई प्रोग्राम में। क्विटियापिन अगेन नई है, शॉर्टर एक्टिंग ड्रग है, शॉर्ट हाफ लाइफ वाली है। लॉन्ग टर्म लेने से कैटरैक्ट फॉर्मेशन होता है, ये आपको साइड इफेक्ट्स के फॉर्म में या फिर एडीआर के क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछते हैं। क्विटियापिन से कैटरैक्ट हो सकता है। बहुत बढ़िया ड्रग है, दैट इज़ एरिपिप्राजोल। एरिपिप्राजोल D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, 5HT2A रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है, 5HT1 रिसेप्टर्स को और D2 रिसेप्टर को ये मेनली जो काम करती है पार्शियल एगोनिस्टिकली काम करती है। पार्शियल एगोनिस्टिक मीन्स कि एक बैलेंस बनाए के रखता है,
प्योर एगोनिस्ट होते हैं, प्योर एंटागोनिस्ट होते हैं, ये पार्शियल एगोनिस्ट है, वो बैलेंस बना के रखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का। जब भी आपको न्यूरोट्रांसमीटर कम होता है तो ये लोग बढ़ाते हैं, और ज़्यादा होता है तो कम करते हैं। तो इसीलिए इसमें दोनों एक्टिविटीज़ होती है। तो मेन तो ये 5HT2A रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम करते हैं, जो एंटागोनिस्टिक एक्शन है नॉर्मली एटिपिकल की, साथ में ये एज अ पार्शियल एगोनिस्ट भी काम करते हैं। तो इसीलिए इसे कहते हैं कि डोपामिन सीरोटोनिन स्टेबिलाइजर। बहुत ही यूनिक पॉइंट है, एमसीक्यू के बारे में या फिर वाइवा में कई बार पूछते हैं कि डोपामिन सीरोटोनिन दोनों का स्टेबिलाइजर कौन सा है, तो ये ड्रग है, दैट इज़ एरिपिप्राजोल। लॉन्गर हाफ लाइफ है, अच्छी यूज़ होती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स वैसी चीज़ें भी नहीं होती है। जो क्लोजापिन से जुड़ी हुई चीज़ें, जो चैलेंजेस थे, इवन मेटाबॉलिक चैलेंजेस थे, वो भी कंपैरेटिवली बहुत कम होते थे। एडिशनली इसको अप्रूव किया गया है इरिटेबिलिटी एसोसिएटेड विद एकॉस्टिक डिसऑर्डर। एकॉस्टिक डिसऑर्डर्स के साथ जुड़ी हुई जो इरिटेबिलिटी है, इसमें भी ये अप्रूव की गई है एरिपिप्राजोल। तो अच्छी नई ड्रग है। एसेनापिन फेमस है सबलिंगुअल फॉर्म के लिए। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर या फिर एक्यूट मेनिया के अंदर एसेनापिन एज ए सबलिंगुअली यूज़ की जाती है। तो ऑलमोस्ट सभी ड्रग्स, टिपिकल और एटिपिकल सभी ड्रग्स को हमने कवर कर लिया है। जो भी ड्रग्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स थे या फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट थे, हमने कवर कर लिए हैं। अब हम सभी के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को थोड़ा बहुत समराइज कर लेंगे, जैसे आपको थोड़ा इजी हो जाए। तो सीडेशन होता था, किससे होता था, तो मैक्सिमम जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जिसमें एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी थी, जो पुरानी वाली थी, लो पोटेंसी वाली थी, उससे सीडेशन ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होता है क्लोरप्रोमेजिन, थायोरिडाजिन जो वाली जो ड्रग्स है ना, उसमें क्लोरप्रोमेजिन से होता था। सबसे कम होता है ऑब्वियसली हायर पोटेंसी वाली जो ड्रग है, जैसे जिप्रासिडोन हो गए या फिर एरिपिप्राजोल, जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है, उससे कंपैरेटिवली कम होता है। इवन सीडेशन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में ओलेंजापिन और क्लोजापिन से भी होता है, स्पेशली क्लोजापिन से होता है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स से चैलेंज था वेट गेन का, जो सिप्रेसिडोन एक एक्सेप्शन है, उससे कम होता है। सीजर अग्रावेशन जैसे हमने बात की थी, क्लोजापिन, ओलेंजापिन और इवन फर्स्ट जनरेशन वाली जो ड्रग थी पुरानी टिपिकल क्लोरप्रोमेजिन, जिससे भी सीजर्स अग्रावेट हो सकते थे। अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी जिसमें होती है, उससे पोस्चुरल हाइपोटेंशन और इनहिबिशन ऑफ इजैक्यूलेशन, साथ में एरिथमिया के चांसेस भी बढ़ते हैं, स्पेशली लो पोटेंसी वाली टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। वेट गेन हाइपरलिपिडीमिया ऑलरेडी बात हो गई है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक से होता है, एक्सेप्शन है जिप्रासिडोन। ऑलवेज याद रखें, एमसीक्यू में पूछते हैं, जिप्रासिडोन एक ऐसी ड्रग्स हैं जिससे ये कम होता है मैक्सिमम ये जो मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स। रेटाइनल डीजनरेशन बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है, जो थायोरिडाजीन से होती है, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस क्लोजापिन से होता है, कैटरेक्ट फॉर्मेशन क्विटियापिन से होता है, और जॉन्डिस होता एसोसिएटेड है पुरानी क्लोरप्रोमेजिन के साथ। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा होती है थायोरिडाजीन के साथ। हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया जो D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी है उसके साथ जुड़ी हुई है, अगेन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था ओवरऑल एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल के बारे में एक समरी। अब बात करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स के अदर यूजेस के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया के साथ साथ ये सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर जैसे मेनिया और बाइपोलर में यूज़ की जाती है, स्पेशली ओलेंजापिन जो हमने बात की थी। ओलेंजापिन जैसे हमने बात की, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी के अंदर, साथ में टिपिकल में से हेलोपेराडोन भी दी जाती है। अब ऐसी ड्रग आने की वजह से जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पहले दी जाती थी, जिसे लेमन टर्मिनोलॉजी में शॉक कहते थे, तो ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का यूजेस भी बहुत कम हो गया है। तो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में, सीवियर डिप्रेशंस वाले पेशेंट्स में जिसको साथ में साइकोटिक सिम्टम्स भी हो, तो उसमें पहले इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है। अब इसका एज एन ऑल्टरनेटिव ये स्पेशली ड्रग्स जो अभी नई अच्छी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है वो यूज़ की जाती है। हेल्यूसिनेशन एसोसिएटेड विद अल्कोहलिज्म, उसमें भी ये यूज़ की जाती है। नए कुछ मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं जिनका नाम है गिलेडिला टॉरेट सिंड्रोम, मैं बराबर ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आई डोंट नो, और हंटिंगटन्स डिसीज। इन शॉर्ट ये कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं ये मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं, कई बार जेनेटिकली एसोसिएटेड होते हैं। टिक्स जिसे कहते हैं कि एबनॉर्मल स्मॉल मसल का मूवमेंट होता रहता है, तो कोरियोफॉर्म मूवमेंट्स जिसे कहते हैं, तो इनके साथ ये जुड़े हुए डिसऑर्डर्स हैं। डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स भी जिसे कहते हैं, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स जिससे मूवमेंट एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, तो उन केसेस में भी
एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज़ हो सकती हैं। अब कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में हम लोग फोकस करेंगे और साथ साथ ये लेक्चर ख़त्म करेंगे। वही चीज़ है, सेम का रिवीजन है ऑलमोस्ट, जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशंस कर लेते हैं कि सबसे पोटेंट, अगर टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में से बात की जाए तो सबसे पोटेंट कौन सी होंगी। ऑब्वियसली हाईली पोटेंट है तो नई जो होगी हेलोपेरिडोल वाली जो ग्रुप में से होगी, उसमें से हेलोपेरिडोल और फ्लुफेनाजिन, ये दोनों हैं सबसे पोटेंट टिपिकल में से। अगर एटिपिकल में से बात जाए तो ऑब्वियसली D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी जिसकी है उसमें पोटेंसी ज़्यादा होगी, तो रिस्पेरिडोन जिसकी पोटेंसी भी ज़्यादा है, जिसकी D2 एक्टिविटी भी ज़्यादा है, तो उसके साथ जुड़े होंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स। तो इनके साथ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स और इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल भी जुड़े हुए होते हैं, जस्ट फॉर रिमाइंडर। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स निग्लिजिबल, कम होती है किसमें, जो एटिपिकल है ऑब्वियसली उसमें कम होती है, और उसमें भी बात की जाए तो क्लोज़ापिन, क्वेटियापिन और एरिपिप्राजोल की बहुत ही निग्लिजिबल है। वैसे तो जैसे बात की कि एटिपिकल में कम ही होती है, एक्सेप्ट रिस्पेरिडोन उसमें ज़्यादा है, बाकी के अलावा क्लोज़ापिन, क्वेटियापिन, एरिपिप्राजोल में बहुत ही निग्लिजिबल है। एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी बात की जाए तो किसमें ज़्यादा है, ऑब्वियसली जो लो पोटेंसी वाली टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, पुरानी क्लोरप्रोमेजिन वाली जो ड्रग है, थायोरिडाजिन ड्रग्स हैं, उसमें एंटीकोलिनर्जिक है। लेकिन एटिपिकल में से एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ क्लोज़ापिन। क्लोज़ापिन में एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन ड्राइनेस ऑफ माउथ की वजह यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइलोरिया इंक्रीज होता है, सलाइवेशन, वो आपको एक याद रखना है, एमसीक्यू में पूछते हैं। फिर बात करते हैं डेपो इंजेक्शंस। ये जो एंटीसाइकोटिक्स होती हैं एज ए डेपो इंजेक्शंस भी यूज़ की जाती है लॉन्गर टर्म ट्रीटमेंट के लिए, तो सबक्यूटेनियसली या फिर इंट्रामस्कुलरली एज अ डेपो प्रिपरेशन लॉन्ग टर्म इंजेक्शंस के फॉर्म में यूज़ की जाती है। अगर टिपिकल ड्रग्स में से यूज़ करना हो डेपो प्रिपरेशंस तो आप हेलोपेरिडोल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर फ्लुफेनाजिन के डेपो प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं। अगर एटिपिकल में से यूज़ करना है तो रिस्पेरिडोन या फिर पेलीपेरिडोन के अवेलेबल हैं। इंट्रावीनस जो रूट है उससे मोस्ट कॉमनली दी जाने वाली ड्रग है हेलोपेरिडोल। अब सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आने की वजह से ये कम यूज़ होती है, लेकिन अदरवाइज पहले पेशेंट को काम डाउन करने के लिए कई बार हेलोपेरिडोल दी जाती थी। क्यूटी प्रोलोंगेशंस या फिर एरिथमियास के ऊपर आप ध्यान रखें, जिसमें एसिनापिन, पेलीपेरिडोन और जिप्रासिडोन के साथ जुड़ा हुआ होता है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, नई है, इनसे एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स कम है, लेकिन ये कुछ नई चीज़ निकल के आई है कि इनसे भी एरिथमियास हो सकता है, क्यूटी प्रोलोंगेशन हो सकता है। तो ये जो नई ग्रुप ऑफ ड्रग है उसके ऊपर भी फार्माकोविजिलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जिप्रासिडोन जैसे हमने बात की थी कि नई एटिपिकल है, उसके साथ मेनली मेटाबॉलिक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का चैलेंज है, स्पेशली क्लोज़ापिन, ओलैंज़ापिन जैसी ड्रग के साथ। उसमें कंपैरेटिवली ये जो रिस्क है कम है। जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, एसिनापिन, इलोपेरिडोल, इनका निग्लिजिबल रिस्क है, इनका जो मेटाबॉलिक रिस्क है वो कम है, लेकिन उससे जैसे हमने मेन बात की थी कि मेन क्यूटी प्रोलोंगेशन के ऊपर हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर्स में पता चल गया होगा, क्लैरिटी आ गई होगी एंटीसाइकोटिक्स के बारे में। वैसे तो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है हमारे लेक्चर्स तो आप हमारे दूसरे लेक्चर्स भी देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में से, और अपने बैचमेट्स और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। प्रैक्टिकल का हमारा जो प्लेलिस्ट है देखना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।